हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 37 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है या फिर दोनों ही ठीक है। तो आप बताइए, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था, 2011 की बात है। तो जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे होते हैं, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। कभी कभी इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता। आपको मैंने बताया था क्रिश्चियन जोर्गेनसन थॉमसन के बारे में। क्रिश्चियन जोर्गेनसन थॉमसन ने क्या किया था? उसने कोपेनहेगन संग्रहालय में जो भी मेटीरियल्स मिले, उनकी स्टडी के आधार पे इतिहास को तीन भागों में बांट दिया: पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। यानी इस जब कांस्य काल की हम बात कर रहे होते हैं, इसी के बीच में हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस समय कांस्य का भरपूर प्रयोग होता था। यह एक प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में धार्मिक स्वरूप हमें दिखाई तो देता है, परंतु वो इतना वर्चस्वशाली नहीं था। वो केवल व्यवहारिक था, ठीक है। व्यवहारिक रूप में ये धर्म जो है वो हमें दिखाई देता है। कुछ उनकी मान्यताएं थी, उनका धर्म ही लौकिक था, ठीक है। जब हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे होते हैं, तो उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास के बारे में भी जानकारी थी। दोनों के दोनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता की, इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। और हड़प्पा की खुदाई का काम शुरू कब हुआ था? 1921 में। किसके नेतृत्व में? तो किसका नाम आता है? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई का काम सबसे पहले शुरू हुआ। तो इसका सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और फिर आपको पता है, अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदाड़ो की खुदाई का काम शुरू किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ये जो दोनों ही स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, दोनों ही वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये हड़प्पा जो स्थल है वो तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हड़प्पा से हमें किस प्रकार की एक एविडेंस मिलते हैं? तो हड़प्पा से हमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई देता है, यानी कि महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो ऐसा समझ सकते हैं कि उस समय महिला जो है उसको कितनी तवज्जो दी जाती होगी। और यानी कि पेड़ पौधे जो हमें जीवन देते हैं, वो जीवनदायिनी एक महिला ही है। तो इस प्रकार से क्या है कि यह चीजें हमें देखने को मिलते हैं, और इसे उर्वरता की देवी भी कहा जाता है, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं एक धार्मिक स्वरूप की, तो वहां पे पशुपति नाथ जो है उनकी एक हमें छवि दिखाई देती है। एक सील पर तीन मुख वाला एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। तो वर्तमान की दृष्टि से हम, यानी कि हमारे पास जो भी चीजें हैं उनको आधार मानते हुए हम एनालिसिस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वो पशुपतिनाथ की मूर्ति होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सी वहां पर हमें चीजें दिखाई देती हैं। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा?
तो आपको इसमें बताना है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। कब तक बना रहा था वो? जिन्होंने टिक किया होगा ना ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक ये जो बंगाल का विभाजन था वो बना रहा। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं बंगाल विभाजन के बारे में, तो बंगाल विभाजन इसी कर्जन के समय में ही हुआ था। कर्जन और इसी ने किया था। कर्जन ब्रिटिश अधिकारी बनकर आया था और ये भारत का वायसराय बनकर आया था। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो कब से कब तक रहा? 1899 से लेकर 1905 तक ये रहा कर्जन। इस कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? तो ये बात है 19 जुलाई 1905 की। 19 जुलाई 1905 को उस समय यानी कि कर्जन जो कि भारत के वायसराय थे, तो इन्होंने क्या किया था, इस बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। और फिर क्या है कि इसी के बीच में सभी जो भारतीय लोग थे और मुख्यतः जो बंगाल क्षेत्र था उसके जो लोग थे वो इकट्ठे हुए और इस बंगाल विभाजन यानी कि बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा गया बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत हो गई इस कर्जन के निर्णय से, ठीक है। हालांकि ये माना नहीं और फिर बंग भंग विरोधी आंदोलन के चलने के परिणाम स्वरूप भी ये काम रुका नहीं और इसने फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया, जो कि आप ये कह सकते हैं कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था, ठीक है ना। तो फिर इसके परिणाम स्वरूप बहिष्कार आंदोलन भी चला, स्वदेशी आंदोलन भी चला, ठीक है ना। करते करते ये काफी लंबे समय तक चलता रहा। स्वदेशी आंदोलन की गतिविधियां किस प्रकार रहनी चाहिए इस बातों को लेकर मतभेद भी हुआ। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हो रहा था, तो उसमें कांग्रेस के दो टुकड़े भी हो गए, है ना। तो फिर भी क्या है, ये आंदोलन जो था वो चलता ही रहा, चाहे गुट अलग अलग हो गए हों कांग्रेस के। करते करते फिर क्या था, 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। तो बंगाल में प्रबल राजनीतिक जागृति को दबाने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था ताकि जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनको बांटा जा सके और वो वहां पर लंबे समय तक रह सके। लेकिन फिर क्या है, ये रणनीति जो है 1911 तक ही चली। बाद में फिर क्या है, जब यहाँ पर ब्रिटिश एक जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए हुए थे, तो दिल्ली जब उनका आगमन हुआ दिसंबर 1911 के आसपास की बात है, तो राज दरबार के दौरान इन्होंने ये घोषणा की थी कि अब इस बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और पहले हमारी राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, कोलकाता से राजधानी दिल्ली बना दी जाए, ये घोषणा भी इसी दरबार में हुई थी, ठीक है ना। तो जब बात करते हैं, जब इस कर्जन के इस बंगाल विभाजन की घोषणा को जब रद्द कर दिया गया, यानी कि बंगाल विभाजन का जो स्वरूप था वो खत्म कर दिया गया, उस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? तो नाम आता है वाइसराय हार्डिंग सेकंड। तो हार्डिंग सेकंड के समय में ये दिल्ली दरबार सजाया गया था और इसी दिल्ली दरबार के दौरान कुछ निर्णय लिए गए थे, जैसे कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाना और कर्जन के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, ये बात है 2014 की, ठीक है। 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी, तो इसमें से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। तो जल्दी से आप बताएंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे सी विजय राघव चेरियार। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में कोलकाता में हुआ था, तो उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है पंडित
विष्णु नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 का कोलकाता अधिवेशन संपन्न हुआ। और जब हम बात कर रहे होते हैं कोलकाता अधिवेशन 1917 की, तो इसमें अध्यक्षता करने वाला कौन था? तो आप कहेंगे अध्यक्ष करने वाला नहीं, बल्कि अध्यक्ष करने वाली महिला थी, एनी बेसेंट नाम था उनका। और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष कैसे बनी? क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी। ये वो पहली महिला थी जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने का सबसे पहले मौका मिला। तो ये पहली महिला अध्यक्ष रही, ठीक है ना। और आपको पता है ये 1893 के आसपास में भारत में आई थी। मूल रूप से ये आयरलैंड की थी, ये आयरिश महिला थी। 1893 में भारत में आने के बाद इन्होंने क्या है, वाराणसी में रहना शुरू कर दिया, जो कि यूपी में पड़ता है। और भारतीय दर्शन को इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से समझा और इन्होंने कहा कि मेरी कर्म भूमि भी भारत ही है, जैसी आप महिलाएं हैं वैसी भी मैं ही एक हूं आप में से, ठीक है। फिर इन्होंने क्या है, काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और जब हम बात कर रहे होते हैं 1916 की, होम रूल लीग आंदोलन शुरू करवाया था, आपको पता है ना, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। और फिर क्या है, उसी होम रूल लीग आंदोलन को मद्रास में इन्होंने नेतृत्व किया था, एनी बेसेंट ने मद्रास में नेतृत्व किया होम रूल लीग आंदोलन का। फिर अगले साल क्या हुआ, अगले साल इनको मौका मिला 1917 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, उसमें इनको अध्यक्षता करने का मौका मिला। और ये इसी के साथ पहली महिला अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया। चलिए जी, अब सी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अमृतसर अधिवेशन 1919। तो आपको पता है अमृतसर अधिवेशन 1919 में किसने अध्यक्षता की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू वही हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, 1919 का अमृतसर अधिवेशन जो है वो संपन्न हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने इसी 1919 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। एक अधिवेशन 1928 में दोबारा से हुआ था, वो भी क्या है, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन 1928 में भी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सही हैं। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हम जैन धर्म की बात कर रहे होते हैं, जैन धर्म, इस जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है ऋषभदेव का, ऋषभदेव। और जब ऋषभदेव जो हैं, उनका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में भी इनका वर्णन मिलता है। ये तो थे संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है जैन धर्म का? तो महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी। तो वैसे अगर जैनिज्म परंपरा की अगर बात की जाती है तो इसमें टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर हुए। जब हम बात कर रहे होते हैं ऋषभदेव की, ये ऋषभदेव जैनिज्म में पहले तीर्थंकर हुए, यानी कि संस्थापक हुए। और अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? महावीर स्वामी। अब थोड़ा सा हम इन कथनों के बारे में बात कर लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः वाराणसी से संबंधित थे। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ही थे। जब हम पार्श्वनाथ के सिंबल की बात कर रहे होते हैं, इनका सिंबल क्या था? सर्प, यानी कि सांप इनका सिंबल था। और यही 23वें तीर्थंकर थे। मुख्यतः ये वाराणसी से संबंध रखा करते थे। फिर जब हम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं, इनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या आप बताएंगे, क्या ये बात ठीक लिखी हुई है क्या? तो आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है। निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इनको तो रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रिजुपालिका नदी। तो निरंजना नदी के किनारे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
वहीं जब हम महावीर स्वामी की बात करते हैं तो इनको तो रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो यानी दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। अब तीसरा जो कथन है उसके बारे में भी देख लीजिए। तो इसमें क्या लिखा है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम कुंडलपुर में हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ठीक है ना, तो जिन्होंने लिखा होगा ना 1 और 3, केवल 1 और 3, क्योंकि दूसरा कथन तो गलत है, तो केवल 1 और 3 जिन्होंने टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और वैसे भी जब हम इन परंपराओं की बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म में एक परंपरा जैसे हम मान के चलते हैं श्वेतांबर, श्वेतांबर, और एक होते हैं दिगंबर। श्वेतांबर से नाम ही पता लग रहा होगा, श्वेत यानी कि सफेद जो कपड़े पहनते हो, सफेद कपड़े पहनने वाले, और दिगंबर जो हैं वो कौन से होते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, यानी कि जब हम महावीर स्वामी की बात करते हैं तो आप इनको दिगंबर में मान के चलिए, क्योंकि जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके पास एक ही कपड़ा था और वो कपड़ा क्या है, फट गया था काफी लंबे समय तक, तो वो इस परंपरा में मान के चले आप। लेकिन फिर क्या है, धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया, कुछ लोगों ने कहा कि ये नग्नावस्था में जरूरी नहीं है, हम कपड़े पहन सकते हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, कपड़े पहनना शुरू किया। तो जैसे आपने वर्तमान में हमारे आसपास देखा होगा, जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो इसी श्वेतांबर परंपरा के कहलाए जाते हैं। जब कई बार पूछ लिया जाए कि अणुव्रत सिद्धांत किसने दिया था, तो अणुव्रत सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है ना, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो सिंबल है वो तो सर्प है, लेकिन जो महावीर स्वामी हैं उनका सिंबल क्या है, तो उनका सिंबल है सिंह। ठीक है, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का सिंबल सिंह है। तो इनका जन्म हुआ था कुंडलपुर में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पे हुई थी, पावापुरी में, पावापुरी। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताने का प्रयास करेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना 1901, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई। जब हम बात कर रहे होते हैं ये किसके द्वारा लिखित है, तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में प्रकाशित हुई। और दादा भाई नौरोजी को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि सरनेम से, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक पारसी मूल के व्यक्ति थे और इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने धन की निकासी के सिद्धांत के बारे में बताया है, धन की निकासी के सिद्धांत के बारे में। अब ये धन की निकासी का सिद्धांत क्या है, तो इन्होंने कहा है कि किस प्रकार अंग्रेज हमारे भारत से धन जो है वो लेकर जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर क्या है, चीजों की अपार कमी है और अंग्रेज यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं और वहां पर क्या है, उद्योग स्थापित कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंग्रेजों की इस रणनीति का क्या है, एक विरोध किया, इसकी आलोचना की। आर्थिक दोहन अंग्रेज कर रहे हैं ऐसा बताया दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस पुस्तक में। ठीक है, और इनके बारे में अगर हम पॉइंट अगर देखें तो ये एक दल से लड़े थे जिसका नाम था उदारवादी दल। उदारवादी दल की तरफ से इन्होंने एक चुनाव लड़ा और उस चुनाव लड़ने के तहत ये जीत गए, और फिर क्या है, ये गए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हाउस ऑफ कॉमन क्या है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ लेते हैं। जिस प्रकार हमारे भारत की जब हम बात कर रहे होते हैं भारत की, तो भारत में
जो संसद है उसके कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। सबसे उच्चतम सदन कौन सा है? तो आप कहेंगे राज्यसभा है। निम्नतम सदन कौन सा है भारत का? तो आप कहेंगे लोकसभा है निम्नतम सदन। उसी प्रकार जो ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं वहां भी जो संसद है उसके 2 सदन बने हुए हैं, ठीक है। एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, ये था उच्चतम सदन वहां का, और एक है हाउस ऑफ कॉमन। तो इस हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। उन्होंने उदारवादी पार्टी की तरफ से ये इलेक्शन लड़ा था और ये जीत गए, फिर इनको मौका मिला हाउस ऑफ कॉमन में जाने का। तो हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन वहां के जो संसद के 2 भाग आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बिंदु आपका कवर हुआ यहाँ। तो आपको इसमें कोई भी क्या है गलती नहीं करनी है। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। मगध में हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। तो ये 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा इसमें से कथन सही है। मगध की जब हम बात कर रहे होते हैं, मगध की, इस मगध के सबसे प्राचीनतम यानी कि एक व्यवस्थित राजवंश की बात करें तो उस वंश का नाम आता है बृहद्रथ वंश। जब मैं इतिहास कवर करवाता हूं तो अक्सर यहीं से हम कहानी शुरू करते हैं, थोड़ी सी पहले ही करते हैं ताकि आपको एक जो इतिहास की कड़ी है वो टूटी हुई नजर ना आए, वो जुड़ी हुई नजर आए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बृहद्रथ वंश जो था ना, उस बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने की थी? तो नाम आता है बृहद्रथ का। यानी कि पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, मगध के सबसे प्राचीनतम वंश का संस्थापक बृहद्रथ ही था। पुराणों के अनुसार जब बात करते हैं तो बृहद्रथ का नाम बताया जाता है, और इस बृहद्रथ का बेटा था जरासंध। जरासंध का नाम तो आपने सुना होगा, जरासंध वर्सेस भीम की लड़ाई, है ना। तो भीम ने जरासंध को मारा था, और इस जरासंध के साथ में कंस की बहनों की शादी हुई थी, यानी कि ये कंस के क्या थे? जीजा थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तो फिर करते करते ये काफी लंबे समय तक चला ये वंश, और फिर यहाँ पे इस वंश का एक राजा हुआ रिपुंजय। रिपुंजय को मार दिया था उनके दरबारी एक व्यक्ति ने जिनका नाम था पुलिक। पुलिक ने मारने के बाद क्या किया? अपने बेटे को बिठा दिया जिसका नाम था प्रद्योत, और फिर क्या है, हमें प्रद्योत वंश हमें दिखाई देता है। फिर कई समय तक ये प्रद्योत वंश चला। प्रद्योत वंश के बाद में हमें यहाँ पर दिखाई देता है कौन सा वंश? हर्यक वंश। और इसी हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है बिंबिसार का, जो आपसे पूछा गया है कथन 2 में, यानी दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ये बात है लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व, जिस समय महात्मा बुद्ध यहाँ पर इस धरती पर थे, उसी के समकालीन थे ये बिंबिसार। एक बार महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी, तो बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था, ठीक है। और यही है वो बिंबिसार जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विवाहों का सहारा लिया, और कहा जाता है कि इस बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 500 शादियां की थी। 500 प्लस बहुत मायने रखती हैं। और इस बिंबिसार के समय में जब हम बात करते हैं, राजधानी कौन सी हुआ करती थी? राजगृह। फिर इसका एक बेटा हुआ, इसके बेटे का नाम क्या था? जिसका नाम हम लेते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु ने राजधानी में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसने केवल एक बड़ा काम किया था, गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता को मार दिया था। और इसी अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, इसी के समय में। और फिर क्या है, अजात शत्रु का बेटा हुआ था उदयन। उदयन ने ठीक वैसा ही किया जैसे इसके पिता ने किया था गद्दी हासिल करने के लिए। इसके पिता अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था, उदयन ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता अजात शत्रु को मार दिया। और इसी वजह से इस वंश को पितृ हत्यारा वंश भी कहा जाता है।
इस उदाइन ने गंगा नदी और सोन नदी के तट पर एक नया शहर बसाया जिसका नाम रखा पाटलिपुत्र। और यहीं इसी राजा ने क्या किया था, सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो हर्यक वंश के समय में ही राजधानी में हमें परिवर्तन देखने को मिला। तो अब जो पॉइंट आपसे पूछा गया है कौन सा ठीक रहेगा, तो उपरोक्त दोनों कथन सही लिखे हुए हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अब चलो जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सा ब्रिटिश अधिकारी कार्यरत था? तो जल्दी से आप इसमें बताने का प्रयास करेंगे। आपको पता है अंग्रेज जो आए, उन अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की, आंग्ल सिख युद्ध की, है ना, इस प्रकार से बहुत लड़ाइयां लड़ी। आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं और बंगाल के क्षेत्र में भी क्या है, अंग्रेजों ने लड़ाइयां लड़ी। तो उसी प्रकार जो अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी मैसूर राज्य के खिलाफ, तो उसे क्या कहा गया, आंग्ल मैसूर युद्धों का नाम दिया गया। और ये टोटल कितने युद्ध हुए थे, तो ये 4 युद्ध हुए थे। लगभग 3 दशक लगे थे इन 4 युद्धों को होने में। ठीक है, 18वीं शताब्दी के आसपास की बात है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था 1767 से 1769 तक हुआ। फिर हम दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहे होते हैं, तो ये 1780 से लेकर 1784 तक चला। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की जब बात करते हैं, तो ये कब से कब तक चला, 1790 से लेकर 1792 तक चला। और फिर जब फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, तो ये कब हुआ था, तो आप कहेंगे ये बात है 1799 की, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब ये युद्ध लड़ा गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तब कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था, तो आप कहेंगे उस समय वेल्जली का समय चल रहा था, वेल्जली। और ये वेल्जली वही है जो सहायक संधि लेकर आया था। इसका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक रहा। इसी वेल्जली के कार्यकाल के दौरान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों की इसमें क्या है, जीत हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है इनसे संबंधित। और ब्रिटिश सरकार को अब जैसे बात करते हैं, इन युद्धों में अंत में सफलता मिल ही गई थी। तो जब हम बात कर रहे होते हैं 1780 का जो युद्ध हुआ था, 80 से 84 तक चला, जिसे हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। ये जब युद्ध लड़ा गया था तब यहाँ पे कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था, आप कहेंगे उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम चल रहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स वही है जो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी रहा और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा। 1790 से 92 तक जो लड़ाई हुई थी, इस समय कौन सा यहाँ पर अधिकारी था, तो आप कहेंगे उस समय कॉर्नवालिस का टाइम चल रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये तीसरा युद्ध हुआ। और चौथा युद्ध जब हुआ था तब वेल्जली आ चुका था। ठीक है ना, तो यहाँ सब कुछ इसमें खोना पड़ा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेल्जली के बारे में ज्यादा अगर और बात करें तो ये वही है जो सहायक संधि लेकर आया था। सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, 1798 में हैदराबाद ने साइन किए। उसके बाद में अवध ने भी साइन कर दिए थे 1801 में। उस प्रकार से बहुत सारे राज्यों ने सहायक संधि पर साइन किए। लेकिन जब हम बात करते हैं सहायक संधि का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का नाम आता है। सबसे पहला प्रयोग डुप्ले ने किया था सहायक संधि का। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से अगर कहा जाए तो नाम आता है वेल्जली का। अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। कल्लण नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहां के राजाओं का इतिहास लिखा है। तो कल्लण के द्वारा लिखा गया संस्कृत काव्य कौन सा था, तो नाम आता है उसका राज तिरंगिणी। राज तिरंगिणी कल्लण के द्वारा लिखा गया एक संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें कल्लण ने कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया है। जब आप बात करते हैं इस कल्लण के बारे में, तो ये कल्लण जब आप
एक टॉपिक कवर करते हैं ना, कश्मीर के राजवंश। तो कश्मीर के राजवंश के दौरान आप एक वंश का नाम लेते हैं, लोहार वंश। उस लोहार वंश के समय में एक राजा हुआ करते थे, हर्ष। कहा जाता है कि उसी राजा हर्ष के सानिध्य में कल्हण रहा करते थे। हर्ष ने कल्हण को संरक्षण प्रदान किया था। तो इससे पहले कश्मीर में कौन कौन से वंश रहे, कौन कौन से जो राजा रहे, उनके बारे में बताया है कल्हण ने अपनी इस पुस्तक राज तिरंगिणी में। और फिर क्या है, काफी लंबे समय के बाद इस राज तिरंगिणी का फारसी में भी अनुवाद किया गया था। फारसी में अनुवाद कब किया गया था? तो ये बात है अकबर के समय की। और अकबर का टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, 1556 से लेकर 1605 तक रहा। इस अकबर ने अपने टाइम के दौरान एक विभाग बनाया था जिसका नाम था अनुवाद विभाग, इंग्लिश में कहें तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। उस अनुवाद विभाग के तहत अकबर ने बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। उसी श्रृंखला के अंतर्गत राज तिरंगिणी का भी फारसी में अनुवाद करवा दिया। और भी बहुत सारे ग्रंथ, जैसे हम बात करते हैं रामायण की, महाभारत की, ठीक है, और इसका नाम जैसे राज तिरंगिणी हुआ, इसका भी फारसी में अनुवाद किया गया। और जैसे हम बात करते हैं ये भागवत पुराण, ये पुराणों में से भी कुछ ग्रंथ उठाए गए थे जिनका फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के दादा यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा। तो बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी हुई थी, तो उस बाबरनामा का भी फारसी में अनुवाद कर दिया गया अकबर के समय में, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं नल दमयंती की जो रचना थी, उस नल दमयंती की रचना का भी फारसी में अनुवाद कर दिया गया। तो यानी कि मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि अकबर जो था ना, अकबर का टाइम पीरियड फारसी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फारसी साहित्य में वो सब बातें छप चुकी थी जो कभी भारतीय भाषा में छपी हुई थी। तो यानी कि अकबर के समय में भारतीय ज्ञान फारसी भाषा में छप चुका था। फारसी भाषा समझने वाले, बोलने वाले लोग अब हमारे भारतीय ज्ञान से क्या है, एक की उससे प्रेरित हो चुके थे, वो पढ़ने लगे, उनको भी जानकारी इसमें मिलने लगी। इसी वजह से कहा दिया जाता है कि अकबर का टाइम पीरियड साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। तो आज तक हम यहीं पर रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।